सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन मैन। अब एक्सक्रीशन इन मैन में 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन ऑफ मैन। अब 3 ऑर्गन कौन से हैं? पहला ऑर्गन जो है वो है स्किन, दूसरा ऑर्गन जो है वो है लिवर, और तीसरा जो ऑर्गन हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है किडनी। अब इन तीनों में से किडनी जो है वो मोस्ट प्रायोरिटी, आप बोल सकते हैं प्राइमरी फंक्शन प्ले करता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सक्रीशन में रोल होता है वो किडनी का होता है, ठीक है। उसके बाद होता है लिवर का, एट दी लास्ट होता है स्किन का। मैंने स्किन पहले उस वजह से लिखा है कि हम इसको ब्रीफली थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि हमारे बुक में इसको इतना डिस्कस नहीं किया गया। अब स्किन कैसे एक्सक्रीशन करती है? स्किन जो है वो एक्सेस वाटर को क्या करती है? वो एक्सेस वाटर को बाय दी प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग, सॉरी एक्सेस वाटर या एक्सेस ऑफ साल्ट बोल सकते हैं, एक्सेस वाटर को तो नहीं, एक्सेस साल्ट को स्वेटिंग प्रोसेस के ज़रिए रिमूव कर देती है। और ये है स्किन का छोटा सा रोल जो है वो हमारे बुक में दिया गया है। इस स्वेटिंग प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। सो अब बात करते हैं हम लिवर के बारे में। अब लिवर जो है इसके डिटेल फंक्शन दिए गए हमारे बुक में। अब पहले हम पढ़ेंगे कि लिवर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद लिवर के फंक्शंस क्या हैं। सो पहले हम पढ़ रहे हैं लिवर का स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिकली लिवर का स्ट्रक्चर क्या है, अब मैं पॉइंट्स में भी लिखूंगा और आपको फिगर की तरह भी आपको थोड़ा समझाऊंगा। सो फर्स्टली जो लिवर है वो कलर, उसका जो कलर है वो है रेडिश ब्राउन। आपने कलेजी देखी होगी, रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। बकरे की आपने कलेजी देखी होगी, ये रेडिश ब्राउन इन कलर है। हर ऑर्गेनिज्म का, हर मैमल का जो लिवर होता है वो रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। सो ठीक है, इस वजह से लिवर का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है ह्यूमंस में भी, ठीक है। सो यहाँ में बना देते हैं हम। हाँ, अब इसकी लोकेशन क्या होती है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसकी लोकेशन जो है वो है राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। क्या है? राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब क्या है, ये जो हमारा ये है, ये हमारा हेड है, ठीक है। अब हेड के नीचे जो हमारी यहाँ तक जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, ठीक है। जहाँ तक हमारे लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे लंग्स हैं, यहाँ तक जो कैविटी कहलाती है वो खाली स्पेस जहाँ पे हमारे लंग्स वगैरह हैं, यहाँ जहाँ पे लंग्स और हार्ट वगैरह है, इस कैविटी को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी के नीचे यहाँ से लेकर टांगों तक जो भी हमारे पास कैविटी है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब लिवर कहाँ लोकेट है? देखें, लिवर जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड पे, एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड पे लोकेटेड है। सो इसके लेफ़्ट साइड पे जो है वो स्टमक है, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड पे जो है वो लिवर है, ठीक है। ये इसकी लोकेशन हो गई अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब लिवर पे कितनी नसें आती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। लिवर जो है उस पर होता है एक बेग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं गाल ब्लाडर, ठीक है। लिवर पर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गाल ब्लाडर, ठीक है। अब ये गाल ब्लाडर होता है, यहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है? गाल ब्लाडर का फंक्शन क्या होता है? वो होता है बाइल को स्टोर करना, ठीक है, टू स्टोर बाइल। अब बाइल क्या है वो हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करते हैं, मगर आप पहले थोड़ा स्ट्रक्चर को समझते जाएं, ठीक है। यहाँ पे इसमें कौन कौन सी नसें होती है और इसमें कितने स्ट्रक्चर्स होती हैं लिवर पर, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। गाल ब्लाडर होता है, वो उसका काम फंक्शन ये होता है कि वो बाइल को स्टोर करता है, ठीक है। अब क्या होता है, गाल ब्लाडर से एक यहाँ से एक नर्व, यहाँ से एक डक्ट जारी होती है जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। इसका नाम क्या है? बाइल डक्ट। अब ये बाइल डक्ट क्या करती है, ये स्टमक और लिवर की ओपनिंग्स को, स्टमक और लिवर को आपस में मिलाती हैं और ये दोनों खुलते हैं ड्यूडेनम में। ये खुलते किस में हैं? ये खुलते हैं ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम क्या है?
स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम। अब हम थोड़ा ऊपर से डिस्कस करते हैं। लिवर जो है रेडिश ब्राउन इन कलर है, उसकी जो लोकेशन है वो राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी है, और उसमें कितनी जो है स्ट्रक्चर्स होते, कितने स्ट्रक्चर्स हो, कितनी जो है डक्ट्स वगैरह होती हैं। अब एक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया गाल ब्लैडर, अब हम इनमें नर्व्स का भी डिस्कशन करेंगे। अब गाल ब्लैडर में जो होती है वो बाइल डक्ट होती है, ठीक है। सो बाइल डक्ट का काम क्या होता है, वो ड्यूडेनम से जाकर मिलती है और वहाँ पे यहाँ पे बाइल रिलीज कर देती है, ठीक है। ये हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस भी करें, पहले आप थोड़ा सिर्फ स्ट्रक्चर को समझते जाएं। अब क्या होता है, यहाँ पे एक यहाँ पे आर्टरी होती है लिवर के इस साइड पर, ये देखें यहाँ पे कुछ कनेक्शंस होती हैं, यहाँ पे कैपिलरीज आती हैं, यहाँ पे होती है एक आर्टरी जो खून को लेके आती है, ठीक है, और यहाँ पे होती है वेन जो खून को बॉडी से लेके जाती है, ठीक है। यहाँ से ब्लड वापस जाता है और यहाँ से ब्लड आता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हेपाटिक वेन। क्या बोलते हैं इसको? हेपाटिक वेन। हेपाटिक का मतलब है लिवर, ठीक है, हेपाटिक वेन, और इसको हम बोलते हैं हेपाटिक आर्टरी। हम इसको क्या बोलते हैं? हेपाटिक आर्टरी। यहाँ से ब्लड लिवर में आता है और यहाँ से ब्लड निकलता है, और ब्लड में जो फंक्शन ब्लड से जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है लिवर। अब क्या होता है कि बाइल जो है वो ब्लड से प्रोड्यूस होती है। अब बाइल यहाँ पे गाल ब्लैडर में स्टोर हो गई और बकाया जो ब्लड फिल्टर हुआ वो फिल्टर हुआ ब्लड यहाँ से निकल जाता है। आर्टरी से ब्लड आया, उससे बाइल निकली, वो गाल ब्लैडर में स्टोर हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो रिमेनिंग ब्लड है वो हेपाटिक वेन के ज़रिए निकल गया। अब देखें लिवर में कितनी ओपनिंग्स है, लिवर में कितनी ओपनिंग्स है। पहली बाइल डक्ट, दूसरी जो है वो है हेपाटिक आर्टरी जो कि ब्लड को लेके आती है, और तीसरी जो हमारे पास है वो है हेपाटिक वेन। अभी मेरे ख्याल से आपको पूरा स्ट्रक्चर लिवर का समझ में आ गया होगा। एक दफ़ा फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले जो इसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके पास कितनी वेन्स आर्टरीज वगैरह हैं, या कितनी उसके पास ओपनिंग्स और डक्ट्स हैं, ठीक है। पहले तो वो रेडिश ब्राउन इन कलर है, उसकी लोकेशन जो है वो राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जो हमने डिस्कस की, और उसमें कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसमें एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं गाल ब्लैडर, उसका काम क्या होता है? बाइल को स्टोर करना। बाइल क्या है वो हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इसमें कितनी ओपनिंग्स होती हैं, कितनी इसमें कैपिलरीज और वेन्स होती हैं वो हम डिस्कस करें, वो हमने बताई। एक होती है बाइल डक्ट, दूसरी हेपाटिक आर्टरी, और तीसरी होती है हेपाटिक वेन। बाइल डक्ट का काम क्या होता है? स्टमक और लिवर को आपस में मिलाना और वहाँ पे बाइल को रिलीज़ करना, ये होता है बाइल डक्ट का काम। उसके बाद हेपाटिक आर्टरी होती है जो ब्लड को लेके आती है, जिसे लिवर जो है वो ब्लड से बाइल को निकाल सके, और बाइल जो है वो बकाया जो प्योरीफाइड ब्लड है वो वेन से निकल जाए। और ये फंक्शन है हेपाटिक वेन और हेपाटिक आर्टरी का। मेरे ख्याल से अब आपको लिवर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ द लिवर। अब लिवर का कोई एक मखसूस फंक्शन नहीं होता, लिवर के कई फंक्शंस है, मगर जो मेटाबॉलिक फंक्शंस है, जो होम्योस्टैटिक फंक्शंस है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो होम्योस्टैटिक फंक्शंस हैं लिवर के, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब लिवर के होम्योस्टैटिक फंक्शंस कौन से हैं? लिवर जो है वो बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब उस वजह से हम लिवर को मेटाबॉलिक सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास MCQs आ जाए कि मेटाबॉलिक सेंटर इन तीनों में से कौन सा ऑर्गन है, स्किन, लिवर या किडनी, तो आपने लिखना है मेटाबॉलिक जो हमारे पास सेंटर है वो है लिवर, ठीक है। अब इसको मेटाबॉलिक सेंटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे मेन प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सक्रीशन बनते हैं, इस वजह से इसको मेटाबॉलिक सेंटर कहा जाता है। अब इसके फंक्शंस कितने हैं, इसके मैं पहले फंक्शंस को इनलिस्ट कर दूं, बाद में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके टोटल 7 फंक्शंस हैं, ठीक है। इसका पहला फंक्शन जो है वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ठीक है। इसका पहला फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। ठीक है, उसका दूसरा फंक्शन जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। मैंने कहा हम बाइल को आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन। इसका तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन इसका है डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। ठीक है, उसका चौथा फंक्शन जो है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। अब इसका जो पांचवा फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसका छठा फंक्शन जो है वो है थर्मोरेगुलेशन। इसका सातवां फंक्शन जो है वो है स्टोरेज ऑफ विटामिन्स। ठीक है, अब हम इन सातों फंक्शंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन से फंक्शन में कौन सा फंक्शन जो है उसमें क्या क्या होता है, और उनकी कुछ कुछ पॉइंट्स भी हम लिखेंगे। सो पहला जो फंक्शन है हमारे पास वो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, मेटाबॉलिज्म का मतलब है या तो उनको बना के एक बड़ी चेन में स्टोर करके रख लेना, मींस एनाबॉलिज्म, या उनको तोड़कर उसको इस्तेमाल कर लेना, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। सो जब क्या होता है, अब देखिए, अब क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज आ जाता है, जब हमारी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज आ जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आ जाता है, तो क्या होता है कि लिवर एक हार्मोन जनरेट करता है, सॉरी पेनक्रियाज जो हैं वो एक हार्मोन जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, if the excess amount of glucose get enter to our blood, अब अगर हमारे ब्लड में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आ जाती है तो क्या होता है, पेनक्रियाज जो होते हैं, जो पेनक्रियाज होते हैं वो रिलीज़ करते हैं एक हार्मोन को जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करता है, ये ज़्यादा ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक बड़ी सी पॉलीसेकेराइड चेन ऑफ ग्लूकोज को हम बोलते हैं इसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड की चेन है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिन, जो कि एनिमल स्टार्च हम इसको बोल सकते हैं। तो ये इंसुलिन क्या करती है, ब्लड से ग्लूकोज को घटा के लिवर पर स्टोर कर लेती है, लिवर पर स्टोर करके इसको ग्लाइकोजिन के फॉर्म में स्टोर करके रख देती है। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंसुलिन यूज़ हो रही है, ठीक है, यहाँ पे इंसुलिन यूज़ हो रही है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजीनेसिस, मींस ग्लाइकोजीन का बनना। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाए, हमें एनर्जी चाहिए होती है वर्क परफॉर्म करने के लिए, अगर हमारे जिस्म में ग्लूकोज की कमी हो जाए तब क्या होता है, तब यही पेनक्रियाज जो हैं वो एक दूसरा हार्मोन जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। अब ये क्या करता है, ठीक है, मैं ऊपर नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, ये हार्मोन जो है ग्लूकागॉन, ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजीन को, स्टोर हुए ग्लाइकोजीन को तोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और क्या होता है, जब ये ग्लूकोज में टूटते हैं तो ये हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे ग्लाइकोजीन जो है वो स्टोर हुआ पड़ा है लिवर में और मसल में। ठीक है, अब क्या होता है, जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, बॉडी में ब्लड में इतना ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, तो बॉडी क्या करती है, जो ग्लाइकोजीन है उस बॉडी क्या करती है, ग्लाइकोजीन को तोड़ती है ग्लूकोज के फॉर्म में, और ये जो ग्लूकागॉन जो हार्मोन है वो हेल्प करता है इस प्रोसेस में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस।
ठीक है, अब ये बात आ गई सामने। अब तीसरा प्रोसेस जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में होता है, ठीक है, यहाँ पे ग्लाइकोजीन बन रहा था और यहाँ पे ग्लाइकोजीन टूट रहा है। और तीसरा प्रोसेस जो परफॉर्म होता है जब बॉडी में ग्लाइकोजीन की कमी हो जाए या बॉडी में ग्लाइकोजीन की कमी हो जाए, अब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी को एटीपी की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से पूरी होगी? तो बॉडी क्या करती है, अमाइनो एसिड्स को क्या करती है, बॉडी अमाइनो एसिड को टर्न करती है ग्लूकोज में। क्या करती है? ग्लूकोज में टर्न कर देती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे पूरी मेटाबॉलिज्म हो रही है कार्बोहाइड्रेट की। कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा बन रहे हैं, कहाँ पे टूट रहे हैं और कहीं पे बन रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये फंक्शन है लिवर का, ठीक है। लिवर जो है ये सारे प्रोसेस अपने अंदर परफॉर्म करता रहता है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस इसको कहा जाता है। अब जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज अगर हम ले लेते हैं तो पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करते हैं और जो ज़्यादा ग्लूकोज है उसको स्टोर कर लेते हैं लिवर में इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन, या उसको मसल्स में जो है वो स्टोर कर लेते हैं। और अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो पेनक्रियाज एक और हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोगॉन। वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस करवाता है जिससे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाते हैं और इससे हमारे यहाँ एनर्जी हमको सप्लाई करते हैं जिससे हम वर्क कर सकें। अगर ग्लाइकोजीन भी कम हो जाए तो बॉडी क्या करती है, अमाइनो एसिड्स को टर्न करती है ग्लूकोज में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये 3 प्रोसेस है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब उसके बाद जो लिवर का फंक्शन जो है मींस मेटाबॉलिज्म में ये क्या करते हैं, जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म तो हमने डिस्कस कर ली। अब आ जाती है लिपिड की मेटाबॉलिज्म। क्या करता है लिवर, जो अगर हम कोई भी कोलेस्ट्रॉल वाली फैट्स वाली कोई चीज़ खा लेते हैं तो लिवर क्या करता है, ब्लड से फैट्स को रिमूव कर देता है। लिवर जो है वो ब्लड से लिपिड को रिमूव करके अपने अंदर फैट्स की फॉर्म में इनको स्टोर कर लेता है, ठीक है। अपने अंदर इनको फैट्स की फॉर्म में स्टोर कर लेता है और जब बॉडी को ज़रूरत होती है तब ये इनको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड के हिसाब से। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो लिवर है वो क्या करता है, वो वो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी बनाता है। क्या? ये इसका एक मेन फंक्शन है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। क्या बनाता है? नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। अब नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होती हैं? शायद सी बात है यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चल रहा है तो ये भी बात डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। अब क्या होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अब देखिए अमाइनो एसिड जो है वो है 2 टाइप्स के। एक होते हैं इसेंशियल, ठीक है। अमाइनो एसिड्स क्या हैं? 2 टाइप्स के, एक है इसेंशियल, दूसरे हैं नॉन इसेंशियल, ठीक है। अब जब हम कोई प्रोटीनिशियस चीज़ खाते हैं उसमें कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती, ठीक है। सो वो एसेंशियल होते हैं जो बॉडी में नहीं बन सकते मगर हमें ज़रूरी इनको न्यूट्रिशन में लेना पड़ेगा। इन ऐसे अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं एसेंशियल। और जो अमाइनो एसिड बॉडी खुद बना सकती है अगर हम उनको फूड में ना लें तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। सो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का काम क्या होता है और इनके बनाने से लिवर को क्या फ़ायदा, हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा और लिवर को क्या फ़ायदा? ये जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं इनसे कुछ प्रोटीन्स बनती है। क्या इनसे कुछ प्रोटीन्स बनती है? इनका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिन, ग्लोब्यूलिन, अब ये सारे एटसेट्रा। अब ये सारी प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शंस के लिए बेहद ज़रूरी है। अब प्रोथ्रोम्बिन जो है या फिब्रिन है, ग्लोब्यूलिन वगैरह हैं, ये जो हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन्स कहलाती हैं। इनकी वजह से जो है हमारे ब्लड का प्लाज्मा मेंटेन रहता है और वो फ्लो नहीं करता। ब्लड का फ्लूइडिटी पार्ट जो है वो
फ्लो नहीं करता, वो फटता नहीं है, वो कहीं किसी जगह पे जमा नहीं होता इन प्रोटीन्स की वजह से, और हमारे जिस्म में स्वेलिंग नहीं होती। ठीक है, आपने एक डिजीज़ का नाम पढ़ा होगा एडीमा, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा लीक करने लगता है। प्लाज्मा लीक करने लगता है तो बॉडी स्वेलन हो जाती है। ठीक है, सो ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये इस फंक्शंस को रोकती हैं, और इस वजह से ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, और इनको लिवर सिंथेसाइज करता है। ठीक है, लिवर इनको बनाता है। अब देखिए एक ओवरव्यू कर लेते हैं। लिवर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड करता है। कैसे? पहले तो वो अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हम खा लें, ज़्यादा शक्कर वगैरह खा लें, ज़्यादा मिठाई वगैरह खा लें, तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर पर या मसल में स्टोर कर लेगा। अगर बॉडी में कमी हो जाए ग्लूकोज की तो या लिवर से वो ग्लाइकोजन या मसल से ग्लाइकोजन को तोड़कर वो ग्लूकोज में तब्दील कर लेगा और एनर्जी हासिल करेगा। और अगर ये भी कम हो जाए तो अमाइनो एसिड को टर्न किया जाता है ग्लूकोज में, तो इसी तरह से यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है। अब ये तीनों प्रोसेस याद रख लें, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, उसके बाद जो है वो लिपिड्स को ब्लड से निकाल कर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तब वो लिपिड को ब्लड में फराहम करता है, और उसके बाद जो है वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को जो है सिंथेसाइज करता है, जो कि ब्लड की फॉर्मेशन के लिए, सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए लाजिम है। और दैट्स वाई जो है ये लिवर का जो फंक्शन है मेटाबॉलिज्म का, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ को मेंटेन करने में। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड फंक्शन। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड फंक्शन ऑफ द लिवर, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, या आप इसको बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, या आप इसको बोल सकते हैं डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिया का बनना और प्रोटीन से अमोनिया का निकलना। अब देखिए क्या होता है, डीअमाइनेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। देखिए, जब हमारे जिस्म में प्रोटीन जो है वो टूटती है, ठीक है, मैंने कहा था कि डीअमाइनेशन जो होती है, जो अमोनिया होती है हमारे जिस्म में, कौन से दो सोर्सेज से आती है, एक आती है प्रोटीन से, दूसरी आती है न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, जो डीएनए में होता है। ये जो प्रोटीन होते हैं इनमें होती है डीअमाइनेशन, और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वहाँ पर भी डीअमाइनेशन होती है, पर मेन हमारा फोकस प्रोटीन पे रहेगा। ठीक है, अब देखें, प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड के। ठीक है, प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड्स के। अब अमाइनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम फिर भी जब ये बात डिस्कस कर रहे हैं, देखें ये C डबल बॉन्ड, सो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे अमोनियम ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे कोई भी रेडिकल वगैरह। ठीक है, अब देख लें यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमारे जिस्म में प्रोटीन के अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म हो रही है, जब ये टूट रहा है प्रोटीन, तब क्या होता है, ये दो हिस्से, ये देख लें, मैं यहाँ पे निशान कर लेता हूँ, ये देखें, ये अमोनियम ग्रुप और हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जब ये NH2 और H रिमूव हो गए तब यहाँ पर बनेगा अमोनिया। अब क्या हमने डिस्कस किया अमोनिया की प्रॉपर्टीज़ में कि ये बहुत ही टॉक्सिक है और ये लिपिड सॉल्युबल है, ये मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर सकता है, बहुत ही डैमेज प्रोवाइड कर सकता है हमारे ब्रेन को। सो ठीक है, अब क्या होता है, ये होगी डीअमाइनेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीअमाइनेशन, मीन्स अमोनियम ग्रुप का और हाइड्रोजन ग्रुप का प्रोटीन के अमाइनो एसिड से निकलना और NH3 का बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीअमाइनेशन। अब हम इस NH3 को ऐसे छोड़ नहीं सकते, अगर हम छोड़ेंगे तो ये मेम्ब्रेन्स क्रॉस कर करके हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये गैस है और दूसरी बात ये सॉल्युबल है, ये लिपिड सॉल्युबल है। ठीक है, तब ये बॉडी क्या करती है हमारी, तब बॉडी हमारी क्या करती है, वो ATP लगाकर, वो एनर्जी लगाकर, ATP मीन्स एनर्जी लगाकर क्या करती है, वो टर्न करती है किसको अमोनिया को चेंज करती है यूरिया में, अमोनिया को चेंज करती है यूरिया में। अब इससे इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो अमोनिया होती है उसको यूरिया में चेंज करने का फ़ायदा ये है कि अमोनिया जो है वो लेस टॉक्सिक हो जाती है और
इस वजह से जो है हम बॉडी में इसको आसानी से यूरिया को रख भी सकते हैं और इसको एक्सक्रीट भी कर सकते हैं। अगर हमें अमोनिया एक्सक्रीट करनी है तो ये बहुत ही ज़्यादा पानी भी रिक्वायर करती है। इस वजह से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, वो ATP लगाकर NH3 को, अमोनिया को चेंज करते हैं यूरिया में। अब अमोनिया को यूरिया में चेंज करने के लिए एक साइकिल रिक्वायर्ड होती है, इसको बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथीन साइकिल। अब इस साइकिल में क्या होता है कि ये देख लें, जहाँ पे अमोनिया होता है उसके साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है और यहाँ से क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है और सिट्रुलिन बन जाता है। ठीक है, इसमें इस साइकिल की आप डिटेल में मत जाएं, सिर्फ आपको कुछ बातें याद रखनी है। इन कंपाउंड्स के आप नाम याद रख लें। सिट्रुलिन में जब टर्न होता है उसके बाद एक और अमोनिया मिल जाती है, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और बन जाता है आर्जिनिन। ठीक है, आर्जिनिन के साथ रिएक्ट करता है वाटर, फिर बनता है यूरिया और फिर बनता है ऑर्निथीन। अब ये जो साइकिल है वो रिपीट होती जाती है। ठीक है, शुरू में क्या हो रहा था, शुरू में इस अमोनिया को कैरी करने आया था ऑर्निथीन, मैंने ये बात बताई नहीं, मगर क्या है कि पहले ऑर्निथीन के साथ रिएक्ट किया अमोनिया ने, फिर बना सिट्रुलिन, फिर ये साइकिल जो है वो रिपीट होती जाती है। ऑर्निथीन से सिट्रुलिन, सिट्रुलिन से आर्जिनिन, उसके बाद यूरिया, फिर से ऑर्निथीन बन जाता है। इसी तरह ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। और जो अमोनिया है, अमोनिया के 2 मोल्स, ठीक है, 2 अमोनिया और जब एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टर्न हो जाते हैं यूरिया में। सो ठीक है, ये थी डीअमाइनेशन और यूरिया फॉर्मेशन। अब यहाँ पे डीअमाइनेशन जो थी वो क्या थी, वो NH2 ग्रुप, अमोनियम ग्रुप और हाइड्रोजन का प्रोटीन अमाइनो एसिड से जुदा होना, और अमोनिया का जो जुदा होकर यहाँ पे अमोनिया बनी है उसका यूरिया में टर्न होना, ये थे प्रोसेस डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड फंक्शन ऑफ लिवर, जो कि है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ बाइल। प्रोडक्शन ऑफ बाइल मीन्स बाइल का बनना। बाइल बनती कैसे? ठीक है, हम लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस करके आए हैं, जो गाल ब्लैडर होता है वो बाइल को स्टोर करता है। ठीक है, और बाइल को ड्यूडेनम में छोड़ देता है। ड्यूडेनम क्या है, वो ओपनिंग जहाँ पे स्टमक और जो हमारा क्या है, और जो लिवर की बाइल डक्ट है वो एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ पे जो डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। सब देखिए, अब बाइल है क्या, बेसिकली बाइल है क्या? बाइल एक अल्कलाइन येलोइश ग्रीन फ्लूइड है। ठीक है, अल्कलाइन है, येलोइश है और ग्रीन फ्लूइड है। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी जो pH है वो है 7 से अबव, मीन्स ये बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये बात याद रख लें, अबव 7 मीन्स ये बेसिक सॉल्यूशन है। अब उसके बाद ये बाइल बनती कहाँ से, मेन बात ये है कि ये बाइल आती कहाँ से है और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये बाइल आती पहले कहाँ से। देखिए क्या होता है, जो हमारे RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनका जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 120 डेज। ठीक है, अब 120 डेज के बाद ये जो RBCs होते हैं वो जाते हैं या तो लिवर के पास या तो जाते हैं स्प्लीन के पास। ठीक है, अगर ये लिवर के पास जाते हैं या स्प्लीन के पास जाते हैं तो क्या होता है, ये जो RBC होता है ये बना होता है हीमोग्लोबिन का। किसका? ये बना होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, तब 120 दिन पूरे होने के बाद जब ये लिवर या स्प्लीन पे जाते हैं तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो 2 हिस्सों में तोड़ देता है, या लिवर या स्प्लीन। ठीक है, 2 हिस्सों, कौन से 2 हिस्सों में टूटेगी, ये देखिए, एक टूटेगी हीम में, दूसरा टूटेगी ग्लोबिन में। ठीक है, अब क्या हुआ है, देखिए ये जो ग्लोबिन है वो है प्रोटीन, वो रीयूज़ हो जाएगी, उसको फिर से किसी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए यूज़ कर दिया जाएगा। मगर ये जो हीम है ये बनी हुई है दो चीज़ों से। ठीक है, ये 2 चीज़ों से बनी हुई है, जो कि है, एक है हमारे पास फीरियम मीन्स आयन, और दूसरा हमारे पास
है रिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोपोरफायरिन, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा रिंग के नाम से ही पहचान ले, ठीक है, आप इसकी डिटेल में मत जाए, ठीक है। अब ये रिंग जो है, ये इस रिंग में होते हैं दो कंपाउंड, एक को बोलते हैं बिलीरुबिन और दूसरे को बोलते हैं बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो बाइल होती है इसमें ये कंपाउंड्स होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, और कुछ साल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम टारकोलेट, ठीक है। इस तरह से कुछ साल्ट हो गए जो ये बाइल कंटेन करती है, ठीक है। सो क्या होता है कि ये जो आरबीसी वाला जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, देखें यहाँ से ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है वो शामिल हो जाती है लिवर में, ठीक है। अब लिवर जो है वो क्या करता है, इन बिलीरुबिन इन बिलीवर्डिन को भेज देता है गाल ब्लाडर में, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखें ये हमारे पास ये लिवर आ गया और यहाँ पे ये गाल ब्लाडर है, इस गाल ब्लाडर में ये जो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन है इनको भेजा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो है वेस्ट मटेरियल, ठीक है। अब ये बिलीरुबिन जो है वो है येलो कलर की और ये जो बिलीवर्डिन है वो है ग्रीन कलर की, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, जो बाइल होती है उसका कलर जो है वो होता है येलोइश ग्रीन, ठीक है, येलोइश ग्रीन, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, येलोइश ग्रीन। अब यहाँ पे बाइल में दो चीज़ें क्या थी, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और साल्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, सोडियम टारकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। अब ये कौन से साल्ट हैं और इनका काम क्या है, अब देखें ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये होते हैं बाइल में। उसके बाद कुछ होते हैं, आप बोल सकते हैं यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी होता है और म्यूकस भी होता है और फॉस्फोलिपिड भी होते हैं, फॉस्फोलिपिड भी होते हैं, ये सब होते हैं बाइल में। और ये जो बाइल है वो लिवर एक्सक्रीट करता है ड्यूडेनम में, ठीक है। अब ये बाइल बनती कैसे और इस बाइल का क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है। ये दोनों तो वेस्ट मटेरियल हैं, मैंने आपको बताया कहाँ से आते हैं, हीमोग्लोबिन की रिंग से, ठीक है। अब ये रिंग से यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ पे साल्ट भी होते हैं। साल्ट किस काम के, ये जो साल्ट हैं वो हेल्प करते हैं एक प्रोसेस में, उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, क्या, या हम इसको सॉल्युबलाइजेशन भी बोलते हैं, क्या, कौन सा प्रोसेस है, इमल्सिफिकेशन। मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे डिफाइन करते हैं इसको, ठीक है। साल्ट जो होते हैं सोडियम टारकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, ये जो हैं, ये साल्ट जो हैं वो हेल्प करते हैं किस चीज़ में, ये हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन, या आप इसको सॉल्युबलाइजेशन भी बोल सकते हैं। क्या होता है, फॉर सपोज यह बात सपोज कर लें, देखें ये है लिपिड का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसको डाइजेस्ट करना है, क्या, ये लिपिड का बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको डाइजेस्ट करना है। लिपिड को जो एंजाइम डाइजेस्ट करती है उसको हम बोलते हैं लाइपेस, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं लाइपेस। अब लाइपेस जो है इस बड़े लिपिड के कंपाउंड पर वर्क नहीं कर सकती, तो क्या होता है कि ये टूट नहीं सकती, ठीक है, ये सॉल्युबलाइज नहीं हो सकती। तब ये साल्ट क्या करते हैं, सोडियम टारकोलेट या सोडियम ग्लाइकोलेट जो हैं वो क्या करते हैं, वो इस लिपिड को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, ठीक है। डाइजेशन के प्रोसेस में ये साल्ट ये काम करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। फिर ये जो लाइपेस एंजाइम है जो मैंने रेड कलर की बनाई है वो इसको आराम से, बिल्कुल आसानी से इसको डाइजेस्ट कर सकती है, ठीक है। अब ये होगी साल्ट का काम इन दी बाइल। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल आ गया, अगर बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल आ जाता है तो भी वो बाइल के ज़रिए रिमूव हो जाता है। दूसरा आ गया म्यूकस और फॉस्फोलिपिड्स, ये भी कंपाउंड्स हैं जो बाइल में
इन कंपाउंड्स के साथ रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। मैंने आपको बताया था जब मैं लिवर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा था, यहाँ पे मैं थोड़ा उसको डिटेल में बता देता हूँ। ये देखें, जब मैं लिवर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा था तो समझ लेंगे हमारे पास लिवर था, और ये राइट साइड पर हमारा था स्टमक, यहाँ पर था गाल ब्लैडर, ये बाइल डक्ट, और यहाँ से ड्यूडेनम की ओपनिंग थी, और यहाँ तक था, यहाँ पर था स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे हो रही थी डाइजेशन। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से जो है वो बाइल निकलता है, यहाँ जो रेड पिगमेंट है वो बाइल का है। ठीक है, अब बाइल जो है वो यहाँ से निकलता है बाइल डक्ट से और पहुँचता है ड्यूडेनम में। ठीक है, वो कहाँ पे आता है, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में आकर जो हमारे स्टमक से जो भी लिपिड्स वगैरह, जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह आ रहे हैं, उनको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और इसमें जो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन जो वेस्ट मटेरियल हैं वो हमारे स्टूल के साथ निकल जाते हैं। दैट्स वाई जो हमारा स्टूल का कलर होता है वो येलोइश ग्रीन होता है, इस वजह से ड्यू टू बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जमा हो जाए, ठीक है, आपने सुना होगा पित्ते की पथरी। ठीक है, अगर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो क्या होगा, ये जो हार्मफुल कंपाउंड हैं वो ब्लड में जाने लगेंगे, वो इस वेन से ब्लड में जाने लगेंगे। और आपने देखा होगा ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो आंखें होती हैं वो येलोइश कलर की होती है। क्यों? क्योंकि उनमें जो बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन जो रिमूव होने थे वो उनकी बॉडी में फैल चुके हैं। हेपेटाइटिस में भी ये सीन होता है। ठीक है, अब ये हमने डिस्कस कर लिया प्रोडक्शन ऑफ बाइल। अब चौथा हम फंक्शन डिस्कस करेंगे जो है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? अब सेल का एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जिसको हम बोलते हैं पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि हार्मफुल चीज़ों को, क्या हार्मफुल ड्रग्स या किसी ड्रग्स मीन्स मेडिसिन्स को, हार्मफुल ड्रग्स को या हार्मफुल जो मटेरियल हैं उनको टर्न करना हार्मलेस में। ठीक है, क्या होता है, हार्मफुल मटेरियल को हार्मलेस मटेरियल में कन्वर्ट करना, ये पेरोक्सीसोम का काम है। और इस हार्मफुल को हार्मलेस में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अब लिवर जो है वो मेनली डिटॉक्सिफिकेशन का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे बुक में जो मिसाल दी गई है H2O2, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, क्या है ये? हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो ज़ख्मों को सफ़ा करने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे जिस्म में पड़ा हो तो हमारे जिस्म को डैमेज कर सकता है। सो लिवर क्या करता है? ठीक है, आपने देखा होगा कानों की सफाई के लिए भी हाइड्रोजन परऑक्साइड इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखिए H2O2 जो है, अब ये H2O2 को, ये जाहिर सी बात है एसिडिक इन नेचर है, यहाँ आप इसके सकते हैं ये ज़्यादा जो है ख़तरनाक है हमारी बॉडी में रहने की वजह से, रहने के लिए। सो क्या करता है लिवर, इस एक एंजाइम इस पर रिएक्ट करवाता है। कौन सा? कैटालेस। अब कैटालेस क्या करता है, इसको टर्न कर देता है। इसको किस चीज़ में टर्न कर देता है? वाटर में और ऑक्सीजन में। अब ये जो वाटर और ऑक्सीजन हैं ये नुकसानदाह नहीं है। ठीक है, पहले जो थे वो नुकसानकार थे, अब ये जो है अब ये नुकसानदाह नहीं है। मींस ये हार्मफुल चीज़ों को हार्मलेस में कन्वर्ट करता है, ये भी एक लिवर का फंक्शन है। सो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ फंक्शन ऑफ द लिवर, जो कि है प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, अब आप बहुत से लोग समझते होंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो नुकसानदायक है, मगर जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, अब कोलेस्ट्रॉल किस सेंस में ज़रूरी है? देखिए, अगर हम कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में आता है, एक तो हम खाते हैं, अगर हम नहीं खाते तो
लिवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। सिंथेसाइज करके ये जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं एक स्ट्रक्चर हमारे जिस्म में बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, जो लिपिड से बनते हैं। अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन, ठीक है। ये जो भी हैं हार्मोन्स जो हैं वो ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। 3 रिंग्स जो होती हैं वो हेक्सेन की होती हैं और एक रिंग जो होती है वो होती है पेंटेन की, ठीक है। इनको ये जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं एस्टेरॉइड, और ये जो है ये हमारे सेक्स हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए लाजिम है और ये बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में जो है अगर ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है तो वो नुकसानदायक है, अगर लिमिटेड है वो तो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी भी है, ठीक है। अब देखें उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक दूसरा सेकंड लास्ट फंक्शन जो कि है थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। अब लिवर में थर्मो रेगुलेशन परफॉर्म कैसे होती है, ये 6th फंक्शन है हमारा, ठीक है। लिवर थर्मो रेगुलेशन कैसे करता है, अब देखें जाहिर सी बात है, मैंने कहा लिवर जो है वो है मेटाबॉलिक सेंटर, क्या है वो, मेटाबॉलिक सेंटर है, मीन्स वहाँ पे बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। बहुत से प्रोसेस हो रहे हैं जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, कहाँ पे चीज़ें टूट रही हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हीट जो है ना, हीट एनर्जी, वहाँ पे क्या होता है, हीट एनर्जी जो है वो बनती है, वो रिलीज़ होती है लिवर से। अब लिवर क्या करता है, इस हीट एनर्जी को पूरी बॉडी में प्रोवाइड करता है, पूरी बॉडी में ये एफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करता है, क्या करता है, एफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो जो थर्मो रेगुलेशन होती है, अब लिवर जो है थर्मो रेगुलेशन कैसे प्रोवाइड करता है, वो मेटाबॉलिक सेंटर है, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। हीट एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सी, यहाँ आप इसको बोलते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट, वो बैलेंस रहता है। ये एक टेम्परेचर है जो लिवर के वजह से बैलेंस रहता है, क्योंकि लिवर के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज़ होती है और लिवर जो है पूरी बॉडी को वो हीट प्रोवाइड करता है, जिस वजह से लिवर का जो हमारे बॉडी का जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है बिकॉज ऑफ दी लिवर। और 7वां फंक्शन जो आ जाता है वो हो गया स्टोरेज ऑफ वाइटामिन्स। जैसे हम डिस्कस करके आए हैं कि जो लिवर जो है वो फैट्स को, ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, इसी तरह वो वाइटामिन्स को भी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। वाइटामिन्स की ख़ास टाइप को स्टोर करता है A, B और D को, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इख्तिताम किया फंक्शंस ऑफ द लिवर, और आगे हम डिस्कस करेंगे किडनी का स्ट्रक्चर और किडनी के फंक्शंस, और आगे हम किडनी को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।